दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज हम अरस्तू पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अरस्तू के दो महत्वपूर्ण विषयों की, जिन पर अरस्तू ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और जिन कारणों से अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, उन कारणों को शामिल करते हुए हम आज अरस्तू के द्वारा प्रतिपादित राज्य की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। और हमने प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद पर भी प्रकाश डाला था पूर्व की पॉडकास्ट में। तो इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अरस्तू के विचार भी जानना चाहेंगे, उनकी भी विस्तार से समीक्षा करेंगे, जिसमें अरस्तू संपत्ति और पत्नियों के बारे में, संपत्ति या परिवार के बारे में क्या रुख रखते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरिस्टोटल्स डाइवर्स थॉट्स ऑन स्टेट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, and his thoughts expressed on the idea of family and property. This is how we will establish the fact that Aristotle actually called the father of political science. So we will incorporate the reasons that will prove the thought of Aristotle, which is more scientific, more empirical as compared to his guru, his teacher, Plato. तो शुरुआत हम राज्य से करते हैं, स्टेट से करते हैं। मित्रों, अरस्तू अपने चिंतन में राज्य पर विस्तार से चर्चा करता है और आपको तो पता ही है कि प्लेटो ने राज्य पर इतना बल दिया है कि उसे फांसीवादी तक कहा जाता है। और प्रत्येक वस्तु अगर देखें हम प्लेटो के दर्शन में, वो तो राज्य के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पूरा चिंतन राज्य, या सही शब्दों में आदर्श राज्य के अंतर्गत ही घूमता रहता है। तो अरस्तू राज्य को एक स्वाभाविक समुदाय मानता है, एक नैसर्गिक समुदाय मानता है। अरस्तू समझता है कि राज्य एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। यहाँ पर अरस्तू अपने पूर्ववर्ती सोफिस्ट विचारकों से भी भिन्न हो जाता है। मैंने पहले कहा था कि वो विचार जो सोफिस्ट से चले थे, सुकरात और सोक्रेट्स और प्लेटो होते हुए अरस्तू तक जा पहुँचे, तो हमें विविधता का पता चलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि प्रत्येक पहले विचार से ज़रूर प्रभावित हुआ है, लेकिन उसका एक अपना स्टैंड रहा है। हमने प्लेटो में यही बात पाई, हमने सोक्रेट्स में यही बात पाई, और हम अरस्तू में भी या एरिस्टोटल में भी यही बात पाते हैं। तो यहाँ पर अरस्तू अपने जो पूर्ववर्ती विचारक हैं, सोफिस्ट थिंकर्स हैं, उनसे वो भिन्न हो जाता है। और सोफिस्ट और अरस्तू की बातों में मुख्य जो फ़र्क है, मुख्य जो भेद है, वो ये है कि जो सोफिस्ट थे वे राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते थे, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानते थे, जबकि अरस्तू ने इसको स्वाभाविक माना है। अरस्तू ने राज्य को मानव की स्वाभाविक अभिव्यक्ति कहा है। एरिस्टोटल हैज़ कॉल्ड ह्यूमंस एज द स्टेट एज द वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमंस। और वो अपने ग्रंथ, जो कि बहुत ही महान ग्रंथ है अरस्तू का, पॉलिटिक्स, उसमें वो कहता है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ऐसा अरस्तू ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में कहा है। और वो आगे कहता है कि ऐसे लोग जो इस समाज में रहने में असमर्थ हैं, तो या तो उन्हें जंगली जानवर कहा जाना चाहिए या फिर वो देवता हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज की आवश्यकता नहीं है। यही दो कैटेगरी के लोग हैं जिनको, यही दो कैटेगरी के प्राणी हैं जिनको समाज की
राजनीतिक समाज की आवश्यकता नहीं है। एक वाइल्ड बीस्ट हैं, जंगली जानवर हैं, और दूसरे देवता। चूंकि देवता संपूर्ण हैं, सक्षम हैं, तो उनको ऐसी किसी प्रकार की संस्था की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिना समाज के मनुष्य उन नैतिक आदर्शों की पूर्ति नहीं कर सकता जो मात्र राज्य में ही संभव है। बिल्कुल सही बात कही है अरस्तु ने। हमने देखा है कि जो मनुष्य है वो राज्य में ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। हमने हॉब्स के चिंतन में देखा कि उसने जिस प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया वो कितनी कष्टकारी अवस्था थी, कितनी कष्टकारी अवस्था रही होगी, और उससे बचने के लिए लोगों ने राज्य बनाया। और मनुष्य ने जो भी प्रगति हासिल की है पिछली 2 सहस्त्राब्दियों में, 2 मिलेनियम में, तो निश्चित रूप से ये कहा जाना चाहिए कि इसमें राज्य की भूमिका है। अगर राजनीतिक रूप से मनुष्य संगठित न होता तो शायद ये उपलब्धियां संभव भी नहीं थी। तो हम देख सकते हैं कि जो मनुष्य है उसका उत्तम जो स्वरूप है जीवन का वो राज्य में ही संभव है। उसके जो आदर्श हैं वो राज्य में ही संभव हैं। इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, और राज्य इतना स्वाभाविक है कि जो लोग राज्य की आवश्यकता अनुभव नहीं करते वे जंगली जानवर हो सकते हैं या देवता, मनुष्य तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से मनुष्यों के लिए राज्य की अनिवार्यता पर अरिस्टोटल ने बल दिया है। इसके अलावा अरस्तु राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुदाय भी मानता है। यह तय है कि मनुष्य का जीवन विविधताओं से परिपूर्ण है। उसकी इन्हीं विविधताओं के चलते अनेक समुदाय भी होते हैं। ये अनेक समुदाय मानव की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन राज्य इन सब में बड़ा है। राज्य एक विशाल समुदाय है जिसके अंतर्गत अन्य समुदाय पनपते हैं। यदि राज्य नहीं होगा तो अन्य समुदाय भी नहीं होंगे। तो अगर हम मनुष्य के जीवन को देखें तो बहुत ही विविधताओं से भरा पड़ा है, और मनुष्य की आवश्यकताएं भी विविध होती हैं, उसके उद्देश्य भी विविध होते हैं। और इस प्रकार से मनुष्य जो है व्यक्ति के रूप में और समूह के रूप में अनेक संस्थाओं से संबद्ध होता है, अनेक समूहों से संबद्ध होता है, अनेक समुदायों से संबद्ध होता है। और ये समुदाय पृथक पृथक रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए कि एक मनुष्य जो है वो अपने पूरे जीवन काल में विविध समुदायों के संपर्क में आता है ताकि उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, उसका जो मकसद है वो पूरा हो सके। लेकिन इतना होते हुए भी जो बात राज्य में है वो किसी समुदाय में नहीं है। राज्य सभी समुदायों से बड़ा है, अरस्तु ऐसा मानते हैं। अरस्तु मानते हैं कि राज्य एक विशाल वट वृक्ष की तरह है जिसके नीचे अनेक जीव जंतु, नाना प्रकार की वनस्पतियां पनपती हैं। ये अरस्तु मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि राज्य सबसे बड़ा समुदाय है और सबसे महत्वपूर्ण समुदाय है। अगर राज्य ना हो तो बाकी किसी समुदाय का कोई औचित्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है। तो जो प्लूरलिस्ट हैं, बहुलवादी हैं, वो राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय मानते हैं। अगर आप देखें तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अरस्तु की धारणा जो बहुलवादी हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि अरस्तु राज्य को सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ समुदाय मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य का जन्म जीवन को संभव बनाने के लिए हुआ है और वो शुभ जीवन या जीवन को शुभ बनाने के लिए अभी तक अस्तित्व में है। अर्थात राज्य जो है वो सर्वव्यापी है और राज्य मनुष्य की संपूर्णता का अभिलाषी है, जबकि अन्य जो समुदाय हैं वो जीवन के पक्ष विशेष तक सीमित हैं। तो अरस्तु ने राज्य पर इस तरह से विशेष बल दिया है। तो अरस्तु के इस मत से कि राज्य सर्वोच्च है, हो सकता है प्लूरलिस्ट सहमत ना हो, क्योंकि प्लूरलिस्ट या बहुलवादी राज्य की सर्वोच्चता को अस्वीकार करते हैं। लेकिन अरस्तु मानते हैं कि राज्य सभी समुदायों में से श्रेष्ठ है। अरस्तु राज्य में एक आंगिक एकता या ऑर्गेनिक यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। उसके अनुसार राज्य का स्वरूप सावयवी है। जिस तरह से हमारा शरीर अनेक अंगों की एकता का परिणाम है, वैसे ही राज्य ही है।
अगर हम मनुष्य के शरीर को देखें तो हमें पता चलेगा कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 639 मांसपेशियां होती हैं, 206 बोन्स एंड 639 मसल्स होती हैं। बहुत सारे टिश्यू से अंग बनते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं, सारे अंग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन सभी में एक ना एक ऐसी एकता पाई जाती है, एक सूत्रबद्धता पाई जाती है जिसकी वजह से शरीर कार्य कर पाता है। तो अरस्तु भी मानते हैं कि राज्य जो है वो भी एक तरह से ऑर्गेनिक है इसी तरह से, और सावयवी है, और शरीर में जैसे विविध अंग होते हैं वैसे ही राज्य भी है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर समझ लेनी चाहिए कि अरस्तु जो हैं वो राज्य के सावयवी स्वरूप को आंशिक तौर पर ही स्वीकार करते हैं, और अपने गुरु प्लेटो से वो यहाँ भिन्न हो जाते हैं, उनका मत अलग हो जाता है। वो कहते हैं कि राज्य की मूलभूत संरचना तो सावयवी है, लेकिन उसका जो बाह्य स्वरूप या एक्सटर्नल नेचर है वो विविधता से भरा हुआ है। राज्य अनेक वाद्य यंत्रों का एक पुंज है। जब अलग अलग बाजे बजते हैं तो सुमधुर संगीत उत्पन्न होता है। शरीर भी ऐसे ही कार्य करता है कि लंग्स जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है का बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं, और हमारे शरीर में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो श्वसन तंत्र है, वो कार्य कर रहा होता है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र है वो काम कर रहा होता है। हम रेक्टल बोलते हैं, फिर रिनल बोलते हैं, जो यूरिनरी सिस्टम है वो काम कर रहा होता है। ब्रेन होता है, हार्ट होता है। तो ये सारे जो अंग हैं मनुष्य के शरीर में वो अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने एरियाज़ में, वो सारे काम कर रहे होते हैं। वो सब मिल के जब एक सूत्रबद्धता, एक लय में आते हैं तो उससे शरीर बनता है, तो और शरीर काम कर पाता है। तो ऐसे ही राज्य है, स्टेट है। अरस्तु मानता है कि ये जो लयबद्धता है वो बहुत महत्वपूर्ण है राज्य की। और अगर हम ऑर्केस्ट्रा की बात करें तो ऑर्केस्ट्रा में कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कितने सारे वाद्य यंत्र होते हैं, और अलग अलग वाद्य यंत्र से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है, अलग अलग प्रकार का संगीत उत्पन्न होता है, और जब वो सारे बजते हैं तो एक सुमधुर संगीत सामने आता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो संगीत जो है वो मधुर नहीं होगा। भले ही अलग अलग वाद्य यंत्र हों, लेकिन वो उन सब में एक सूत्रबद्धता होती है, एक एकता होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है, और उसी वजह से हम एक अच्छा संगीत सुन पाते हैं। तो अरस्तु की ये धारणा है कि राज्य भी ऑर्केस्ट्रा की तरह है, एक शरीर की तरह है। इसके आगे अरस्तु ये भी मानता है कि राज्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण से परिवार और ग्राम के पश्चात जरूर उदित हुआ है, लेकिन अगर तर्क की बात की जाए, लॉजिक की बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए, तो राज्य परिवार और ग्राम से पहले अस्तित्व में आया है। इसका मतलब यही है। अरस्तु कहते हैं कि जो स्टेट है, पहले स्टेट तो आता नहीं है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो सबसे पहले मनुष्य था जंगल में, मनुष्य स्त्री पुरुष संपर्क में आए और उन्होंने मिलजुल कर एक परिवार बनाया। परिवार एक तरह से सर्वप्रथम प्रयास था राज्य की दिशा में। परिवार बना, परिवार से समाज बना, गांव बना, और गांव से राज्य बना। तो ये जो है ऐतिहासिक क्रम है कि पहले मनुष्य, फिर परिवार, फिर ग्राम और फिर राज्य, इस तरह से आया। तो ये ऐतिहासिक क्रम है। तो अरस्तु भी इसको स्वीकार करता है कि हाँ, बिल्कुल सच बात है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य निश्चित रूप से राज्य का क्रम आखिरी है अगर विकास का क्रम देखा जाए, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट देखा जाए तो। लेकिन जो स्वभाव है, जो नेचर है, उसके हिसाब से देखा जाए, जो लॉजिक के हिसाब से देखा जाए, रीजनिंग की बात की जाए, तो राज्य पहले है। क्योंकि जब मनुष्य जन्मा तो मनुष्य के स्वभाव में ही राज्य विद्यमान था, तो राज्य मौजूद था। मनुष्य जब एकाकी जीवन बिता रहा था, जंगल में भटक रहा था, उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था, तो राज्य तब भी मौजूद था उसके स्वभाव में। और तो इस प्रकार से देखा जाए तो राज्य जो है एक तत्व के रूप में, राज्य एक विचार के रूप में, राज्य का अनुभूत के रूप में, एक फीलिंग के तौर पर मौजूद था जब मनुष्य अकेला था। लेकिन जैसे जैसे वो संगठित होता गया, उसकी ये भावना भी मजबूत होती गई और परिणामतः राज्य अस्तित्व में आया। तो ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य बाद में हो सकता है, स्वाभाविक दृष्टि से राज्य निश्चित रूप से पहले है। और तो ये महत्वपूर्ण बात है। और इसको इस तरह से भी साबित किया जा सकता है कि
संपूर्णता पहले आती है, अंग बाद में आते हैं। ये संपूर्णता पहले आती है। जैसे बीज है, बीज अंकुरित होता है तो बीज में एक तरह से वो क्षमता, वो जो तत्व है, वो जो हम जैसे मनुष्य के शरीर में हम जैसे आत्मा कहते हैं, तो बीज में अंकुरित होने का जो गुण है, बीज में जो वृक्ष बनने का या पौधा बनने का जो गुण है, वो गुण मौजूद होता है और वो फिर वो अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वो पौधे में तब्दील होता है। तो जो अंकुरित हो जाना या का ये जो गुण है वो बीज में मौजूद होता है वृक्ष बनने से पहले। तो अंकुरित होने का गुण पहले मौजूद है, वृक्ष वो गुण जो है बाद में वृक्ष के रूप में तब्दील होता है। तो पूर्णता पहले आती है, यानी कि वृक्ष बनने की क्षमता ही अंकुरित होने की क्षमता है। अंकुरित होना अगर संभव ना हो तो वृक्ष निश्चित रूप से संभव नहीं होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा अरस्तु ने राज्य को एक ऐसा समुदाय माना है कि जो स्वयं में ही न केवल संपूर्ण है बल्कि आत्मनिर्भर भी है। वो कहता है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। राज्य स्वयं में संपूर्ण है। एक राज्य जो है वो पूर्ण है और एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य जो है, मनुष्य का जो विकास है एक राजनीतिक प्राणी के तौर पर, वो राज्य में ही संपूर्णता को प्राप्त होता है। तो राज्य को किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, राज्य किसी पर निर्भर नहीं है अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए। तो जो राज्य है, जो स्टेट है, वो खुद में ही मुकम्मल है, वो स्वयं में ही संपूर्ण है, ऐसा अरस्तु की मान्यता है। अरस्तु यह भी कहता है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद्जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यहाँ पर वो सोफिस्ट के विचारों को नकारता है, प्लेटो के अधिक निकट जा पहुँचता है। वो कहता है कि नैतिक जीवन की प्राप्ति ही शुभ है जो राज्य में ही संभव है। आपको पता होगा कि प्लेटो भी ऐसे ही विचार रखता है और राज्य को एक तरह से अत्यधिक महत्व प्रदान कर देता है। इतना ज़्यादा राज्य को महत्व प्रदान करता है कि प्लेटो के आलोचक जो हैं, हमने कॉल पॉपर का जिक्र किया है पहले की पॉडकास्ट में, जब हमने प्लेटो पे चर्चा की कि कैसे उन्होंने प्लेटो को अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़ में मुक्त समाज का शत्रु कहा है। मार्क्स और हेगल के साथ प्लेटो को भी उन्होंने शामिल किया है। तो अरस्तु भी राज्य को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है अपने गुरु प्लेटो की तरह। अगर देखा जाए तो अगर हम आदर्शवादी विचारधारा की जो अंग्रेज़ी शाखा है, जो इंग्लिश स्कूल है, अगर हम उसके प्रमुख दार्शनिक जो फिलोसफर हैं थॉमस हिल ग्रीन, जिनका जन्म 1836 में हुआ था और उनका निधन 1882 में हुआ था, अगर हम उनकी बात को माने तो वो कहते हैं कि राज्य स्वयं व्यक्ति को नैतिक नहीं बना सकता। राज्य का उद्देश्य तो मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाओं को ही बाधित करना है। ये महत्वपूर्ण विचार है। ये एक अलग धारा है ग्रीन की, जो प्लेटो से और जो अरस्तु से भिन्न हो जाती है। और वो मानते हैं कि राज्य स्वयं मनुष्य को नैतिक नहीं बनाता बल्कि नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको वो दूर करता है। राज्य जैसे एक तरह से मार्ग है, वो मार्ग प्रशस्त करता है, जो मुसाफिर है वो चलता रहे, लेकिन मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा ये राज्य तय नहीं कर सकता। ये मुसाफिर को करना है। राज्य उस तरह की परिस्थितियां पैदा कर सकता है, राज्य अच्छे रास्ते बना सकता है ताकि मुसाफिर मंजिल तक पहुंच जाए। तो एक तरह से ग्रीन की जो अवधारणा है वो नकारात्मक है। आप अगर देखें यहाँ पर ग्रीन की जो थिंकिंग है, ग्रीन की जो थॉट है वो नेगेटिव है। और देखें तो अगर अरस्तु की बात करें तो अरस्तु की जो दृष्टि है वो भिन्न हो जाती है, अलग हो जाती है ग्रीन से। यहाँ पर अरस्तु राज्य को ग्रीन की तुलना में सकारात्मक मानता है, ग्रीन नकारात्मक मानता है और अरस्तु सकारात्मक मानता है। वो यहाँ पर उसके समय में प्रचलित यूनान की सोच का प्रतिनिधित्व करता है। एक सोच में भी अंतर आता है समय के साथ, कहाँ ग्रीन का काल जो है, कहाँ अरस्तु का काल है, तो उसमें भी फर्क होता है। तो अरस्तु अपने युग के अधिक समीप है। अरस्तु उस भौगोलिक इकाई जिसे हम भौगोलिक क्षेत्र जिसे यूनान कहते हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है और उसकी सोच में इसका असर दिखाई देता है। तो राज्य के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अरस्तु की धारणा प्लेटो से कोई बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है।
लगभग दोनों ही राज्य पर बल देते हैं, दोनों ही राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं और ये मानते हैं कि मनुष्य का जो कल्याण है वो राज्य में ही संभव है। बस फ़र्क इतना है कि प्लेटो इतने आदर्शवादी हैं कि उन्होंने व्यवहारिक पक्षों को, मनोवैज्ञानिक पक्षों को नकार दिया है, जबकि अरस्तु व्यवहारिक हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक जो पक्ष हैं उसको भी ध्यान में रखते हैं, तुलनात्मक नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इसीलिए दोनों में यही फ़र्क है कि जहां अरस्तु राजनीति विज्ञान के पिता हैं, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हैं, प्लेटो एक कल्पना का सहारा लेते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलता जाएगा कि प्लेटो की तुलना में अरस्तु व्यावहारिक हैं। अरस्तु कई जगह प्लेटो के जैसे हमें दिखाई देते हैं, तो कई जगह उनमें और प्लेटो में काफ़ी फ़र्क आता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और ये बात हमें और स्पष्ट हो जाएगी जब हम परिवार और संपत्ति की बात करते हैं। मित्रों, आपने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी जो प्लेटो का विचार है इस विषय पर, यानी कि स्त्रियों और परिवार के साम्यवाद की जहाँ तक बात है, उस पर उस पॉडकास्ट को आपने सुना होगा। एक यही स्पष्ट है पूरी तरह से कि प्लेटो जो है वो संरक्षक वर्ग को वो पत्नियों से, परिवार से और संपत्ति से दूर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि संपत्ति के वशीभूत होकर या परिवार की मोह माया के चक्कर में दार्शनिक राजा अपना कर्तव्य भूलें, कर्तव्य से वो विस्मृत हो और कर्तव्य से विमुख हो, और इसीलिए वो दार्शनिक राजा और सैन्य वर्ग को मुक्त रखना चाहता है, दूर रखना चाहता है संपत्ति के लोभ से और पारिवारिक संरचनाओं से, ताकि वो समस्त जो सांसारिक जो बंधन हैं उनसे विलग रहकर, उनसे मुक्त होकर अपनी संपूर्ण क्षमता राज्य के विकास में, राज्य के सृजन में, राज्य के निर्माण में लगा सके। ऐसा प्लेटो मानता है। अब हम ये जानेंगे कि अरस्तु आखिर क्या मानता है इसी विषय पर, यानी कि परिवार और संपत्ति पर, फैमिली और प्रॉपर्टी पर। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। प्लेटो से बिल्कुल यहाँ अरस्तु अलग हो जाते हैं और परिवार को लेकर प्लेटो के दर्शन में हमने देखा कि वो संपत्ति और परिवार को लेकर अतिवादी धारणा अपनाता है। प्लेटो कहता है कि संरक्षक वर्ग अर्थात दार्शनिक जो है उसके, दार्शनिक राजा और सैन्य वर्ग जो है उसके ना तो अपने परिवार होंगे और ना ही संपत्ति। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अरस्तु प्लेटो का शिष्य ज़रूर है, पर वो उसका अंधभक्त नहीं है, उसका वो अंधानुकरण नहीं करता है। इसलिए इस संबंध में प्लेटो से उसकी भिन्नता हो जाती है। वो संपत्ति को मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक समझता है। अरस्तु मानता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, उसका अभाव होगा, तो वह न तो सार्वजनिक कार्यों में कोई रुचि ले सकेगा और न ही वो नैतिकता के उच्च स्तर को ही प्राप्त कर सकता है। तो अरस्तु ये मानता है कि मनुष्य के विकास के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए संपत्ति का होना ज़रूरी है। मनुष्य के जो निजी हित हैं, मनुष्य के जो निजी दायित्व हैं, साथ ही साथ मनुष्य के जो सार्वजनिक दायित्व हैं, वो तभी संभव हो पाएंगे जब मनुष्य के पास, व्यक्ति के पास संपत्ति होगी। संपत्ति के अभाव में मनुष्य ना तो निजी क्षेत्र में, अपने निजी जीवन में कार्य कर सकेगा और ना ही वो सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में अपना कोई योगदान दे सकेगा। तो व्यक्तित्व के विकास के लिए अरस्तु संपत्ति की अनिवार्यता सुनिश्चित करता है। ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से वो प्लेटो से पूरी तरह से अलग हो जाता है। एक तरह से दिशा ही उल्टी हो जाती है। अरस्तु दक्षिणी ध्रुव बन जाता है, अगर प्लेटो उत्तरी ध्रुव है, तो दोनों में अच्छी खासी वैचारिक दूरी यहाँ पर हमें नजर आती है। मित्रों, ये भी जाने कि अरस्तु आखिर संपत्ति के संबंध में किस तरह की व्यवस्था करता है। संपत्ति को लेकर आज के दौर में अगर हम देखें तो दो धारणाएं हैं। या तो संपत्ति राज्य द्वारा नियंत्रित हो, ऐसी समाजवादी व्यवस्था चाहती है। संपत्ति व्यक्तिगत नियंत्रण में हो, व्यक्ति के नियंत्रण में हो, ऐसी पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का जो मानक है, जो मानदंड है। तो अरस्तु के बारे में हमें जानना होगा कि वो क्या चाहता है, उसकी मान्यताएं क्या है। तो ध्यान रखें, अरस्तु संपत्ति के संबंध में 3 तरह की बातें कहता है, 3 तरह की व्यवस्था करता है। पहला ये कि वैयक्तिक स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपभोग, इंडिविजुअल ओनरशिप एंड
पब्लिक कंजम्पशन, पब्लिक यूज, पब्लिक यूटिलिटी अगर हम बात करें। दूसरा है सार्वजनिक स्वामित्व और वैयक्तिक उपभोग, यानी कि पब्लिक कंट्रोल एंड इंडिविजुअल कंजम्पशन, इंडिविजुअल यूज। तीसरा जो है वो कहता है कि सार्वजनिक स्वामित्व यानी कि पब्लिक कंट्रोल एंड पब्लिक कंजम्पशन या पब्लिक यूज की हम अगर बात करें तो जो वैयक्तिक स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपभोग का मतलब ये है, पहला कि संपत्ति जो है वो किसी भी व्यक्ति के पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो उसका यूज है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो पब्लिक कंट्रोल है, पब्लिक ओनरशिप है, ठीक है, लेकिन उसका जो यूज है वो पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए होनी चाहिए। और जो तीसरा जो उपाय है वो एक पब्लिक ओनरशिप हो और पब्लिक ही यूज हो प्रॉपर्टी का, पब्लिक ही जो है उसका प्रयोग हो। तो ये तीन व्यवस्थाएं जो हैं, यानी कि वैयक्तिक स्वामित्व तथा सार्वजनिक उपयोग, सार्वजनिक स्वामित्व और वैयक्तिक उपभोग, सार्वजनिक स्वामित्व और सार्वजनिक उपभोग, इन तीनों में से जो अरस्तु है वो प्रथम प्रकार की जो व्यवस्था है उसको मानता है कि जो संपत्ति का जो स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होना चाहिए, वैयक्तिक होना चाहिए, इंडिविजुअल ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन उसका जो उपयोग है वो सार्वजनिक होना चाहिए। तो अरस्तु प्रथम प्रकार की व्यवस्था को सही मानता है। उसके अनुसार संपत्ति व्यक्तिगत हो तथा उसका उपभोग जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने महात्मा गांधी के दर्शन का अध्ययन किया है तो महात्मा गांधी भी ऐसा ही मानते थे, ऐसा हमें प्रतीत होता है। महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। वो कहते हैं कि संपत्ति तो व्यक्तिगत होनी चाहिए, इंडिविजुअल होनी चाहिए, लेकिन जो संपत्तिशाली वर्ग है वो स्वयं को संपत्ति का स्वामी न समझकर संपत्ति का अपने आप को एक तरह से रक्षक, एक तरह से गार्डियन समझे खुद को कि हम इसके रक्षक हैं, ये मेरी नहीं है लेकिन हमें इसकी रक्षा करनी है और इसका उपयोग जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक हित में हमें करना है। ये महात्मा गांधी मानते हैं। हालांकि अरस्तु का भी इसी से मिलता जुलता है कि संपत्ति वैयक्तिक हो और इसका उपभोग जो है वो सार्वजनिक हो, इसका उपयोग जो है वो सार्वजनिक हो। तो एक तरह से महात्मा गांधी और अरस्तु यहाँ पर एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। महात्मा गांधी और अरस्तु की जो संपत्ति की अवधारणा है वो सतही तौर पर अवश्य प्रतीत होती है, एक स्वरूप सी लगती है, जैसी लगती है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। वो अपने गुरु प्लेटो के विपरीत, यानी कि अरस्तु प्लेटो के विपरीत ये मानता है कि संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व उचित नहीं होता है। आपको पता है कि प्लेटो ने कहा था कि संरक्षकों के न तो अपने परिवार होंगे, ना ही उनकी संपत्ति होगी, और जो संपत्ति होगी वो सामूहिक तौर पर होगी, सभी की मौजूदगी। अरस्तु ने इसको नकार दिया। अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की इस धारणा को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा है अरस्तु के मत में तो ना तो वृद्धि में कोई सावधानी बरती जाती है और न ही खर्च में। यानी कि अगर संपत्ति सार्वजनिक होगी तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, कोई यही सोचेंगे कि हमसे क्या मतलब, कौन सी हमारी चीज़ है, और बेतहाशा खर्च भी होगी कि हमसे मतलब नहीं है, खर्च भी हो रही तो क्या है। तो अरस्तु मानते हैं कि अगर संपत्ति जो है, जैसा कि प्लेटो मानते हैं कि सबकी प्रॉपर्टी सामूहिक होगी, तो वो ठीक नहीं है। इससे संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा और फलतः राज्य को भी इससे नुकसान होगा। तो कोई सावधानी बरती जाती है और न ही खर्चे में। अगर देखा जाए तो अगर संपत्ति प्लेटो की तरह है, ऐसा अरस्तु मानते हैं, तो महात्मा गांधी की का भी हमने जिक्र किया था। तो अरस्तु महात्मा गांधी की ही तरह सोचता है अगर सतही तौर पर देखा जाए तो, और कहता है कि नियंत्रण व्यक्तिगत हो किंतु उसका उपयोग संपत्तिशाली लोगों को सार्वजनिक कल्याण में करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं संपत्ति को लेकर। अब हमें अब हमें अरस्तु के संपत्ति से संबंधित जो विचार हैं उसके अन्य पक्ष से भी अवगत होने की आवश्यकता है कि ये तो हमने जान लिया कि संपत्ति का जो स्वरूप है समाज में वो प्लेटो से भिन्न है और अरस्तु की अवधारणा के हिसाब से, लेकिन इसका एक पक्ष और भी है, उससे भी हमें अवगत होने की आवश्यकता है। We need to get acquainted with the other side of this coin that is called the theory of property and family given by Aristotle.
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अरस्तु केवल उसी संपत्ति को उचित समझता है जो प्राकृतिक विधियों से उत्पन्न की जाती है, अर्थात ऐसी संपत्ति जो प्राकृतिक तरीकों से है। मसलन एक किसान है, वो खेती करता है और खेती करने के पश्चात उसको आय होती है, उसके पास धन धान्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, यह भी एक संपत्ति है। तो यह कोई भी किसी भी प्रकार से इसको अनुचित नहीं कहा जा सकता। तो जो प्राकृतिक तरीके हैं, जो परिश्रम के द्वारा संपत्ति अर्जित की जाती है, ये जो प्रकार हैं, निश्चित रूप से उसमें अरस्तु कोई बुराई नहीं खोजता है। लेकिन ऐसी संपत्ति जो प्राकृतिक तौर से उत्पादित नहीं है, वो उसे अनुचित मानता है। वह इस बात पर भी जोर देता है कि संपत्ति के आधार पर समाज में अधिक असमानता भी नहीं होनी चाहिए। तो जो प्राकृतिक संपत्ति ये है कि मनुष्य ने अपने श्रम को लगाकर संपत्ति अर्जित की है, लेकिन जैसे ब्याज लेना वो अप्राकृतिक तरीका है कि इंटरेस्ट कमाना, इसको अरस्तु ठीक नहीं मानता है। और साथ ही साथ अरस्तु ये भी कहता है कि समाज में बहुत ज़्यादा संपत्ति के आधार पर असमानता नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अधिक संपत्ति का संचय भी नहीं करना चाहिए। फोस्टर अरस्तु किसी बात का जो उल्लेख है वो अत्यधिक भारी हथौड़े के बनाने को लेकर कहता है कि हथौड़ा अगर इतना भारी हो जाए कि उठा ही ना पाएँ, उसको यूज़ ही नहीं कर पाएँ, तो बेकार है। तो इसी तरह से संपत्ति इस तरह से एक जगह एकत्रित होगी तो बेकार है, वो उससे समाज को नुकसान ही पहुँचेगा। जहाँ तक परिवार का संबंध है तो वो इस मामले में भी प्लेटो से भिन्न हो जाता है। परिवार के संबंध में भी अरस्तु की जो धारणा है, जो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है, वो प्लेटो से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। जैसा कि प्रॉपर्टी को लेकर हमने देखा, प्लेटो को देखा जाए तो वो अपने आदर्श राज्य में पत्नियों व संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था संरक्षकों के लिए करता है, क्योंकि उसे लगता था कि परिवार के मोह में व्यक्ति अपने महान उद्देश्यों से विमुख हो सकता है। अरस्तु अलग दृष्टिकोण अपनाता है। वो मानता है कि परिवार इंसान का सबसे पहला स्कूल है, नागरिकता की प्रथम पाठशाला है। एक मनुष्य अपने परिवार से दया, संयम, सहानुभूति आदि गुण सीखता है। तो प्लेटो के जो आलोचक हैं, तो वो प्लेटो की पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद की जो अवधारणा है, जो सिद्धांत है, उससे सहमत नहीं है और ये मानते हैं कि प्लेटो ने अति की है यहाँ पर और बहुत ही अव्यावहारिक है। चूँकि ये निश्चित रूप से तय है कि राज्य की भूमिका अलग है, परिवार की भूमिका अलग है। एक तरह से परिवार में ही व्यक्ति उन महान गुणों को सीखता है जिनका उपयोग करके वो एक राज्य को महान बना सकता है। अरस्तु की ये मान्यता थी। यही वजह है कि अरस्तु यहाँ पर व्यवहारिक हो जाता है, प्लेटो से अलग रुख अख्तियार करते हुए संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद के विषय में। तो अरस्तु कहता है कि स्त्री पुरुष और दास के मिलने से परिवार का जन्म होता है। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि दास प्रथा आज के दौर में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है किसी भी स्वरूप में, इस दुनिया के सभ्य देशों में, सभ्य संसार में। लेकिन जो अरस्तु का ज़माना था उसमें दास प्रथा एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य गतिविधि के तौर पर शामिल थी सामाजिक व्यवस्था में। और हम तो जानते ही हैं इतिहास में कि दासों की खरीद फरोख्त तक होती थी। तो अरस्तु ये कहता है कि स्त्री और पुरुष के साथ साथ जो दास है उसको शामिल करके परिवार बनता है। और एक परिवार में पति पत्नी का संबंध होता है, संतान और माता पिता का भी संबंध होता है। इसके अतिरिक्त स्वामी तथा दास के मध्य भी एक संबंध होता है। तो अरस्तु परिवार को राज्य का आरंभिक स्वरूप मानता है और इसे महत्व देता है। वो समझता है कि एक राज्य तब तक महान नहीं बन सकता जब तक कि परिवार अच्छा नहीं होगा, परिवार सुदृढ़ नहीं होगा, परिवार मजबूत नहीं होगा। परिवार की जो सुदृढ़ता है वही राज्य की सक्षमता में परिलक्षित होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए फैमिली इज रिफ्लेक्टेड इन द पोटेंशियल ऑफ ए स्टेट। ये एरिस्टोटल या अरस्तु मानते हैं। तो अपने गुरु प्लेटो से भिन्न मत रखते हुए अरस्तु ये मानते हैं कि परिवार और संपत्ति दोनों ही मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है। और यहीं पर हम ये समझ सकते हैं कि प्लेटो के आदर्शवाद की जो धारा है, अरस्तु उससे अलग होकर अपनी धारा बहाते हैं और वो कहीं व्यवहारिक है और कहीं अधिक सुसंगत है और प्रासंगिक भी है। और यही वजह है कि हम अरस्तु को राजनीति विज्ञान का
पिता कहते हैं, और अरस्तु हमें यह एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखता हुआ प्रतीत होता है। तो हमने अरस्तु के राज्य के विषय में विस्तार से जाना, हमने अरस्तु के संपत्ति और पत्नी के विषय में, परिवार के विषय में जो बातें हैं वो जानी बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से। उम्मीद है, आशा है आपको ये दोनों विषय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई आपका सवाल है या आपकी राय है तो आप अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें रूबरू कराएं, हमें अवगत कराएं। हमें बेहद अच्छा लगेगा आपकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ के और उनका जवाब दे के। बहुत बहुत धन्यवाद।